आज हम लोग जे ऑपरेटर पढ़ेंगे। जे ऑपरेटर मैंने पिछले लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था। आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट। जब प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के फेज में होता है। जब प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क होता है तो जब प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क होता है तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड करती है, और अगर आरसी सर्किट है तो कुछ एंगल से लीड करती है। एंगल को पाई ले लिया। प्योर इंडक्टिव नेटवर्क होता है तो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करती है, और अगर आरएल सर्किट है तो रिजल्टेंट में चली जाती है और कुछ एंगल से लैग करती है, मान लो पाई। So for proper representation of voltage and current in AC circuit हमको 2 quadrant सिस्टम का रिक्वायरमेंट है। AC सर्किट में वोल्टेज एंड करंट को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिक्स में 2 क्वाड्रेंट सिस्टम डिजाइन है, लेकिन उसको हम किससे दिखाते हैं? आयोटा आई से दिखाते हैं। आयोटा इज इक्वल टू √-1। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल में इस आई सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आई से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई हम इसी आई को जे से दिखाते हैं। इसी को हम बोलते हैं जे ऑपरेटर। क्लियर है? अब ये होता क्या है? सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे चलते हैं। नंबर सिस्टम लाइन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये रियल एक्सिस, ये माइनस रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये माइनस इमेजिनरी एक्सिस। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ j 2j 3j 4j 5j, यहाँ -j -2j -3j -4j। क्लियर? मान लो हम 1 लेते हैं। 1 में कहाँ पे पड़ेगा वो? ये यहाँ पे पड़ेगा, रियल नंबर 1। अगर मैं इसमें j का मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा j, मतलब वो 1 कहाँ चला गया? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ के वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इस j में j का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये j² हो जाएगा, मतलब √-1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1 हो जाएगा। अब ये j से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के वो यहाँ आ जाएगा। अब इस -1 में मैं j का फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? -j आ जाएगा, मतलब ये -1 से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे आ जाएगा। अब इस -j में मैं फिर j का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -j² हो जाएगा, दैट इज माइनस ब्रैकेट में -1 और ये 1 आ जाएगा। फिर ये यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि j एक ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसका हम किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर ये j ऑपरेटर उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देता है? घुमा देता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, j एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, जिसका हम किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर वो उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, जैसा मैं यहाँ पे लेके आप लोग को बताया हूँ। क्लियर? अब हम एक वेक्टर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 + 4j। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रियल नंबर में, रियल एक्सिस में हम 1 2 3 जाएंगे यहाँ पर, और फिर +4j, मतलब इमेजिनरी एक्सिस में +4 जाएंगे तो यहाँ पे पहुँचे। ये जो पॉइंट है ये वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये वेक्टर 3 + 4j को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए
कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस बीजे वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी वेक्टर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पर a और ये b की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव में कुछ भी हो सकती है। अगर a और b दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। अगर a की वैल्यू निगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। और अगर a और b दोनों की वैल्यू निगेटिव हुई तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। और अगर a पॉजिटिव और b निगेटिव हुआ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे पड़ेगा। सो इस a और b की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में कुछ भी हो सकती है। इस तरह हम अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस वेक्टर a को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है। इस जीरो से लेकर इस a तक का डिस्टेंस बता दीजिए r, और x एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा बता दीजिए। तो इस वेक्टर a को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है r एंगल थीटा। इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, पोलर फॉर्म। क्लियर है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये जो a है वो ये वाला x एक्सिस में ये रियल नंबर, और ये जो b है ये y एक्सिस में इमेजिनरी नंबर, ये ऐसा। सो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो r इज इक्वल टू, r की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स b बाय ए, tan इनवर्स b बाय ए। क्लियर है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन का फार्मूला। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देयरफॉर इस r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, r की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। और ये जो थीटा है वो tan इनवर्स b बाई ए है, और ये थीटा कहीं भी पड़ सकता है चारों क्वाड्रेंट में, देयरफॉर इस थीटा की वैल्यू मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव हो सकती है। क्लियर। अब हम इस r के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इस r के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये बेस वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा r cos थीटा, a की वैल्यू r cos थीटा, और ये जो b की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। तो यहाँ पर अगर हमको r एंगल थीटा के फॉर्म में दिया है और उसको हमको मतलब पोलर फॉर्म में दिया है, और हमको a प्लस बीजे मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, r एंगल थीटा को पोलर को अगर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है तो r cos फाई प्लस j sin फाई। क्लियर है। सो ये आ गया हमारा, अगर a प्लस बीजे मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फार्मूला, और अगर ये पोलर में दिया है तो रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने का फार्मूला। यहाँ पर एक हमारे साथ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जे आर साइन थीटा, ये मैं आर मिस हो गया था। ठीक है। सो ए प्लस बीजे रेक्टेंगुलर फॉर्म हमको पता है तो पोलर फॉर्म में ऐसे करते हैं ये फार्मूला से, और अगर पोलर फॉर्म पता है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करना है, इस फार्मूले से कन्वर्ट करना है। क्लियर है। अब हमको ये जो वेक्टर दिया हुआ है 3 + 4j, इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर सबके पास एक कैलकुलेटर होगा, इस कैलकुलेटर में थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑन करने पर मॉड दबाएंगे, मॉड दबाने पर पहले नंबर पे कंप्यूटिंग और दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स मोड आप लोग को दिखेगा। तो 2 नंबर दबा के हमको कॉम्प्लेक्स मोड ऑन कर लेना है, और हमारा जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो डिग्री में सेट होना चाहिए। सो अभी मेरा जो कैलकुलेटर है उसमें कॉम्प्लेक्स मोड और डिग्री
कॉम्प्लेक्स मोड ऑन है और ये डिग्री में सेट है। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ये कॉम्प्लेक्स मोड और डिग्री में सेट करने के बाद मैं यहाँ पर ENG बटन दिया हुआ है, इसको जब मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर I छप रहा होगा। ये जो I आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, J बोल देते हैं। क्लियर है। और शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट करके ये माइनस छोटा सा बना हुआ है, उसके ऊपर ध्यान से देखेंगे तो एंगल बना हुआ है, इसको मैं दबाऊंगा तो एंगल छपता है। शिफ्ट करके माइनस बटन दबाएंगे, शिफ्ट करके माइनस बटन दबाएंगे तो एंगल छप रहा होगा। क्लियर है। तो अब हम इस रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए अपना जो कैलकुलेटर है वो कॉम्प्लेक्स मोड में डिग्री में सेट है। अब मैं यहाँ पर 3 + 4J मतलब ये ENG वाला बटन दबाऊंगा तो 3 + 4J टाइप कर लिया। अब 3 + 4J टाइप करने के बाद मेरे को ये शिफ्ट वाला बटन दबाना है और यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ये 2 वाले बटन को दबा देंगे तो हमारा एक नया विंडो खुलेगा। उस विंडो में तीसरे नंबर पे R एंगल थीटा दिख रहा होगा तो हम 3 नंबर दबा देंगे। अब आप लोग कैलकुलेटर में ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा 3 + 4J को कैलकुलेटर कौन से फॉर्म में बताने जा रहा है, R एंगल थीटा के फॉर्म में बताने जा रहा है। तो इक्वल टू कर देंगे तो हमारा ये आएगा 5 एट एन एंगल 53.13 डिग्री। तो एक वेक्टर है जिसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस वेक्टर की वैल्यू 3 + 4J है और पोलार फॉर्म में इसकी वैल्यू 5 एट एन एंगल 53.13 है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में 3 + 4J और पोलार फॉर्म में 5 एट एन एंगल 53.13 है। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स कैलकुलेटर चलाने का प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप लोग अपने कैलकुलेटर में इसको टाइप करेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर प्रैक्टिस हो जाएगा और अगर एक बार कैलकुलेटर में ये क्लियर हो गया तो आपको आगे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। मैं यहाँ पर एक वेक्टर है, एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ 3 + 4J + 5 - 6J + 3 - 2J + 5 एट एन एंगल 30 ऐसा किया। यहाँ पर हमारे सोचने में रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म होता है, बट कैलकुलेटर में अगर हम सिस्टमेटिक वे में एंट्री करेंगे तो कैलकुलेटर सारे डाटा को इकट्ठा कंपाइल कर देता है। तो यहाँ पर हमको ये सोचना नहीं है, हम कैलकुलेटर लेंगे और जैसा यहाँ पर मैं बोर्ड में लिखा हूँ ब्रैकेट लगा कर हम कैलकुलेटर में एज इट इज़ इसको टाइप कर देंगे। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगाया 3 + 4I जिसको भी J बोल रहे हैं हम + 5 - 6J + 3 - 2J + 5 शिफ्ट करके ये माइनस दबाने पे एंगल छपेगा, एंगल 30। यहाँ तक टाइप हो गया। अब सब इक्वल टू दबा देंगे। जैसे इक्वल टू दबाएंगे उसके बाद ये कुछ फॉर्म दिखाएगा, SD वाला बटन दबाने पे डेसिमल में आंसर दिखाता है। तो हमारा आंसर आएगा 15.33 एट एन एंगल, हमारा आंसर आएगा 15.33 - 1.5J। कैलकुलेटर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर देता है। फिर हमको पोलर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके बाद डायरेक्ट शिफ्ट दबाएंगे, ये 2 दबाएंगे, फिर विंडो वाला खुल जाएगा जिसमें तीसरे नंबर पे R एंगल थीटा आएगा, 3 दबाएंगे और इक्वल टू कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.403 एट एन एंगल -5.588 डिग्री। क्लियर। हमारा कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट हमको हमेशा रेक्टेंगुलर वैल्यू देता है। अगर हम उसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो याद रखेंगे शिफ्ट करके 2 करके 3 करके इक्वल टू करना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। 100 एट एन एंगल 30 × 5 - 2J डिवाइडेड बाय
5 + 2j + 3 - 6j + 2 - 4j। हमको इसको रेक्टेंगुलर और पोलर में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डब्बा डब्बा वाला बटन है, यहाँ पर इसको ऑन करने पर ये चालू हो जाता है। उसके बाद जैसा यहाँ पे लिखा, बोर्ड में लिखा हूँ, वैसे ही हमको कैलकुलेटर में एज इट इज़ टाइप कर देना है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ 100 at an angle 30 into 5 - 2j डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 5 + 2i + 3 - 6j + 2 - 4i। इतना टाइप करने के बाद इक्वल टू दबा देंगे। इक्वल टू दबाएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 28.754 + 30.683j। और इसको हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो शिफ्ट करके 2 करके 3 करके इक्वल टू कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 42.051 at an angle 46.858 डिग्री। क्लियर है? इस तरह हम किसी भी रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म को एक साथ कैलकुलेटर में प्रॉपर ब्रैकेट देके पुट करेंगे और उसको रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म जिसमें भी हम चाहते हैं ले सकते हैं। क्लियर है? हमारा जो एसी नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आते हैं वो 2 कंडीशन में दिया होता है। पहला कंडीशन 1 जिसमें R, L और C ये ओम, हेनरी, फैरेड में दिया हो। अगर ऐसा दिया है तो हम R को R ही लेते हैं, L को एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सेल होता है 2πfL और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम इसके आगे +j एक्सेल लगाते हैं। और कैपेसिटर है तो हमको XC निकालना पड़ता है। XC होता है 1/2πfC और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यहाँ -j XC करना पड़ता है। अब ये सब ओम में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एज ए रेजिस्टेंस सबका यूनिट सेम हो गया है। दैट्स वाई हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा कंडीशन जब R, L और C सभी के बगल में ओम लिख के दिया हो। अगर ऐसा लिख के दिया है क्वेश्चन में तो हमको समझ लेना है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसको एक्सेल और एक्सी में कन्वर्ट कर दिया है। देन हमको एक्सेल और एक्सी में फिर कन्वर्ट उसको नहीं करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय डायरेक्ट R को R, यहाँ पर +jL और यहाँ पर -jC लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा, अगर ये ओम, हेनरी, फैरेड में दिया है तो एक्सेल और एक्सी में कन्वर्ट करना है, और अगर सब ओम में दिया है तो ये मान लेना है कि पहले ही वो एक्सेल और एक्सी में कन्वर्ट कर दिया है, देन फर्दर कन्वर्जन नहीं करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सीरीज़ RLC सर्किट का प्रॉब्लम है जिसमें R, L और C तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की AC सप्लाई है। ये 100 वोल्ट RMS वैल्यू है। क्लियर है? और हमको इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, करंट, पावर और फाइंड करना है और इसका फेजर डायग्राम खींचना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, कंडीशन 1 में दिया हुआ है कि कंडीशन 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये ओम, हेनरी, फैरेड लिखा हुआ है, मतलब ये कंडीशन 1 का है। क्लियर है? हमको देखना है, हम जानते हैं मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9 और पिको मतलब 10⁻⁻12 होता है। क्लियर है? जनरली जो इंडक्टर होता है उसका रेंज मिली हेनरी के रेंज में रहता है और जो कैपेसिटर होता है उसका रेंज माइक्रो फैरेड के रेंज में रहता है। क्लियर है?
सो जो भी दिया है हमको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर r का r ही है, इस l का हमको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सेल का फार्मूला है 2πfl। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी हमको 50 दिया हुआ है और l की वैल्यू 20 मिली हेनरी -3। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 3.14 × 50 × 20 × 10⁻³ इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 6.28 ओम। XC निकाल लेंगे, XC 1/2πfc, तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, f 50 और c जो हमारा है वो 100 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/2 × 3.14 × 50 × 100 × 10⁻⁻6, ये हमारा आएगा 31.847 ओम। क्लियर है? अब इतना आ जाने के बाद हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर एक्सेल की वैल्यू 6.28 और इसमें क्या लगता है, ये लगाएंगे इतना ओम, और जो XC है ये -31.847 ये हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम हमको इसको एक्सेल और XC में कन्वर्ट करना है। एक्सेल के आगे +j और XC के आगे -j लगाना है। क्लियर है? देन हम यहाँ देखेंगे ये तीनों आपस में सीरीज में है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 10 + 6.28j -31.847j। इसको हम पोलर में, आंसर को हमेशा पोलर में बताते हैं, तो इसको हम कैलकुलेटर में टाइप करेंगे और आंसर की वैल्यू पोलर में बताएंगे। क्लियर है? तो 10 + 6.28j -31.847j इक्वल टू दबाने पे हमेशा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बताएगा। मैं एक बार बता रहा हूँ, 10 - 25.567j बता रहा है, लेकिन हमको इसको पोलर में आंसर बताना है। दैट्स वाई मैं इसको डायरेक्ट शिफ्ट करके 2 करके 3 करके इक्वल टू कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 27.458 एट एन एंगल -68.638 डिग्री, इतना हमारा। क्लियर है? अब देखेंगे पावर फैक्टर फाइंड करना। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। वोल्टेज और करंट के बीच उतना ही एंगल बनता है जितना इस जेड का एंगल होता है। दैट्स वाई जो कॉस जेड का एंगल कितना है, -68.638 करेंगे और ये जो आएगा यही हमारा पावर फैक्टर होगा। तो कॉस -68.638 इक्वल टू ये आ जाएगा 0.364 पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर? यहाँ देखेंगे V इज इक्वल टू क्या होता है, I × R और इम्पीडेंस है तो I × Z। तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, V/I। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लो ये x1 एट एन एंगल θ1 है डिवाइडेड बाय ये x2 एट एन एंगल θ2 है। तो डिवीजन में ऐसा होता है कि x1/x2 और ये एंगल घट जाता है
तो ये θ1 माइनस θ2 आ जाता है। सो यहाँ पर जो z का मैग्नीट्यूड आया वह x1/x2 आया, लेकिन जो थीटा आया जो z के सामने हम देख रहे हैं वो आया θ1 माइनस θ2, मतलब v और I के बीच जो एंगल है उसी का डिफरेंस आया। और पावर फैक्टर में मैंने आपको बताया था द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनता है उसका कॉस थीटा, तो वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बन रहा है वही तो ये है। क्लियर है? सो हमेशा हम जब पावर फैक्टर फाइंड करते समय जो z का एंगल होता है उसी का कॉस करने पर हमको पावर फैक्टर मिल जाता है। क्लियर है? यही होता है वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाला एंगल। देन हम करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू V बाय जेड, V की वैल्यू 100, ये 100 RMS वैल्यू 100, और Z की वैल्यू 27.458 एट एन एंगल -68.638। क्लियर है? कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर चलाना मैंने अभी आप लोग को बताया था। 100 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट आप जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आंसर मिलते जाएगा। 27.458 शिफ्ट एंगल -68.638, इसके बाद इक्वल टू दबा देंगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आंसर देता है, लेकिन हमको बताते समय पोलर फॉर्म में बताना है, तो शिफ्ट करके 2 करके 3 करके इक्वल टू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.642 एट एन एंगल 68.638 इतना डिग्री, इतना एम्पियर आ गया। क्लियर? अब पावर निकालेंगे। पावर P V का मॉड I का मॉड इंटू कॉस फाई। V का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड बस लेना है 100, I का मॉड मतलब केवल मैग्नीट्यूड लेना है, ये मैग्नीट्यूड 3.642 इंटू कॉस फाई, ये पावर फैक्टर। पाई में हम कौन सा एंगल रखते हैं? जो जेड का एंगल है, ये वाला, तो यहाँ पर रख देंगे -68.638, तो हमारा पावर आ जाएगा 100 इंटू 3.642 इंटू कॉस -68.638। क्लियर? इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 132.663 वाट। अब हमको फेज़र डायग्राम बनाना है। फेज़र डायग्राम में हमेशा याद रखेंगे हम वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए 100 वोल्ट है और आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब एंगल कितना है? 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक 100 वोल्ट का लाइन ले लेते हैं 0 एंगल पे, ये V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट की लाइन हो गई। अब हमको I रिप्रेजेंट करना है, तो I कितना है? 3.642 और एंगल कितना बना रहा है? 68.638। तो यहाँ पर, यहाँ से ऊपर हम 68.638 एंगल ऐसे नापेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन ले लेंगे ऐसे, और ये I हो जाएगा। इस I का मैग्नीट्यूड होगा 3.642 इतना एम्पियर, यहाँ इतना वोल्ट। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये फेज़र डायग्राम है। फेज़र डायग्राम में हमको केवल फेज शो करना रहता है, तो ये फेज शो कर दिया। और अगर वेक्टर डायग्राम होता तो हमको मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन दोनों को दिखाना पड़ता। तो यहाँ पे देखेंगे मैं 100 वोल्ट की लाइन थोड़ी लंबी बनाया हूँ, और I क्योंकि 100 से ये 3.642 है तो थोड़ा छोटा बनाना है। क्लियर? और इस एंगल को इतना दिखाना है 68.638 डिग्री। तो इसको फेज़र डायग्राम बोलिए या वेक्टर डायग्राम बोलिए। ये मैग्नीट्यूड और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम ये वाला प्रॉब्लम बनाएंगे। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है।
यहाँ पर हमको एक सर्किट दे दिया है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की AC सप्लाई है, ये I1 ये I2 करंट। हमको इसमें इम्पीडेंस फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, I फिर I1 फिर I2, मतलब हर ब्रांच की करंट फाइंड करना है। फिर हमको यहाँ पर एक्टिव, रिएक्टिव और ऑपरेंट पावर फाइंड करना है, और लास्ट में हमको इसका फेज़र डायग्राम बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? ये क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कंडीशन 1 में दिया हुआ है। सो हम इसको L1 ले लेते हैं, इसको मैं L2 ले लेता हूँ और इसको मैं C ले लेता हूँ। तो हमारा XL1 जो आएगा वो आएगा 2πfL1। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और L की वैल्यू हमको दिया है 0.01। क्लियर है? इसको कैलकुलेट करके हम XL1 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.01, ये हमारा आ जाएगा 3.14 ओम। अब XL2 निकाल लेते हैं, 2πfL2। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और L2 की वैल्यू 0.02। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.28 ओम आ जाएगा। क्लियर है? और हम अब XC निकालते हैं। XC जो रहेगा वो 1/2πfC। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और C की वैल्यू 200 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। क्लियर है? कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारा आ जाएगा 15.923 ओम। क्लियर है? सो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3.14 J इतना ओम हो जाएगा। जो ये L2 आया है हमारा, अब XL2 की वैल्यू 6.28 J ओम में, और जो XC आया है हमारा -15.923 J इतना ओम। क्लियर है? अब ने क्वेश्चन को मैं सबको ओम में कन्वर्ट कर लिया। अब इम्पीडेंस Z निकाल रहे हैं। ये मैं Z1 ले लिया, इसको मैं Z2 ले लिया और इसको मैं Z3 ले लेता हूँ। तो जो Z1 की वैल्यू होगी वो होगी 6 + 3.14 J इतना ओम। जो Z2 की वैल्यू होगी वो 4 + 6.28 J इतना ओम। और जो Z3 की वैल्यू होगी वो 2 - 15.923 J इतना ओम। क्लियर है? यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में, जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ किसमें है? सीरीज में। तो ये हो जाएगा Z2 पैरेलल में Z3 के, और जो आएगा वो सीरीज में Z1 के। तो ये हो जाएगा Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3 प्लस Z1। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 की वैल्यू 4 + 6.28 J इंटू Z3 की वैल्यू 2 - 15.923 J डिवाइडेड बाय 4 + 6.28 J प्लस 2 - 15.923 J और प्लस 6 + 3.14 J। क्लियर है? इसको हम कैलकुलेटर में इनपुट देंगे।
तो 4 + 6.28 J इंटू 2 - 15.9923 J डिवाइडेड बाय 4 + 6.28 J प्लस 2 - 15.923 J प्लस ब्रैकेट में 6 + 3.14 J इक्वल टू दबाएंगे, रेक्टेंगुलर में आंसर देगा, शिफ्ट करके 2 करके 3 कर देंगे तो ये पोलार में आंसर आएगा और इसकी जो वैल्यू आ रही है 17.278 एट एन एंगल 30.753 इतना ओम आ रही है, डिग्री ओम। क्लियर। देन पावर फैक्टर cos थीटा, थीटा हमेशा हम जेड का लेते हैं, क्या आएगा 30.753 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 30.753 इक्वल टू 0.859। ये हमारा आ गया पावर फैक्टर की वैल्यू। देन आई निकालेंगे, आई इज इक्वल टू होता है हमारा V/Z। V की वैल्यू हमारी है 100 और Z की वैल्यू 17.278 एट एन एंगल 30.753 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 17.278 शिफ्ट एंगल 30.753 इक्वल टू, इसको पोलर में कन्वर्ट करके आंसर बताएंगे तो ये हमारा आएगा 5.787 एंगल -30.753 डिग्री, इतना एम्पियर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, हमको करंट I1 फाइंड करना है। ये करंट I1, तो टोटल इनकमिंग करंट यहाँ पे I करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा रहा हूँ I इंटू इस ब्रांच में करंट निकालना है तो इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है Z2 + Z3। वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू 5.787 एंगल -30.753 डिग्री इंटू Z3 की वैल्यू 2 - 15.923 J डिवाइडेड बाय Z2 + Z3। Z2 की वैल्यू 4 + 6.28 J और Z3 की वैल्यू 2 - 15.923 J। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। 5.787 शिफ्ट एंगल -30.753 इंटू 2 - 15.923 J डिवाइडेड बाय 4 + 6.28 J प्लस 2 - 15.923 J। क्लियर। इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आएगी 8.177 एट एन एंगल -55.484 इतना एम्पियर। क्लियर। देन हम I2 कैलकुलेट करेंगे।
I2 का जो फार्मूला आएगा, I2 निकालने के लिए टोटल इनकमिंग करंट I इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है Z2 प्लस Z3। क्लियर है? यहाँ पर इस I की वैल्यू हमको पता है और Z2 और Z3 की वैल्यू यहाँ पर हमको पता है। क्लियर है? तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगी 3.793 एट एन एंगल 84.861 एम्पियर। अब हम इस I1 प्लस I2 को ऐड करके देखेंगे कि इस I के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस I1 प्लस I2 का एडिशन इस I के बराबर आ रहा है, मतलब अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है। सो हमारा I1 प्लस I2 ऐड करने पर इस I के बराबर आ रहा है। यहाँ तक का कैलकुलेशन क्लियर है। अब हम एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर निकालेंगे। मैं इसके पिछले वीडियो में आपको पावर ट्रायंगल बताया था, उसमें इन सब का फार्मूला हम वहाँ डिस्कस किए थे। एक्टिव पावर का फार्मूला V का मॉड I का मॉड इंटू कॉस थीटा। रिएक्टिव पावर का फार्मूला V का मॉड I का मॉड इंटू साइन थीटा। और अपरेंट पावर का फार्मूला V का मॉड और I का मॉड। क्लियर है? तो यहाँ पर V का मैग्नीट्यूड मतलब 100, I का मैग्नीट्यूड मतलब 5.787 इंटू कॉस थीटा मतलब Z का एंगल, तो यहाँ पर हो जाएगा 30.753। देन ये निकालेंगे रिएक्टिव पावर, तो V का मॉड I का मॉड इंटू साइन थीटा 30.753। और अपरेंट पावर निकालते समय केवल V का मॉड और I का मॉड। क्लियर है? और अब हम देखेंगे एक्टिव पावर P इज इक्वल टू 479.322 वाट आया। रिएक्टिव पावर Q VI साइन फाई की है तो 295.911 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आया। और यहाँ पर अपरेंट पावर S दैट इज V इंटू आई के तो 578.7 वोल्ट एम्पियर आया। क्लियर है? अब हमको लास्ट में फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमको पता है फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच खींचा जाता है। तो हमको पता है वोल्टेज हमारा कितना है 100 वोल्ट है और करंट में I1 और I2 को रिप्रेजेंट करना है। सो मेरे पास अभी जगह नहीं है, सो मैं इस डायग्राम को यहाँ पर हटा रहा हूँ। यहाँ पर वोल्टेज का एंगल 0 है तो हम इस वोल्ट को रिफरेंस ले लेंगे। वोल्टेज ये 100 V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब इस I को रिप्रेजेंट करना है 5.787 एट एन एंगल -30.753। -30 वो तो नीचे आएगा और ये कितना है 5 है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा I 5.787 एम्पियर और एंगल बना लिया -30.753 डिग्री। I1 8.177 और एंगल कितना है -55, तो -55 मतलब और ही नीचे जाएगा ऐसा। और ये 8 है तो इससे थोड़ा लंबा बना देंगे I1, तो ये आ जाएगा 8.177 एम्पियर और जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पर आएगा -55.484 डिग्री। और I2 की वैल्यू 3.793 एंगल 84 प्लस में है, तो अब ये ऊपर जाएगा ऐसा 84 एंगल ऐसा। ये आ गया हमारा I2 का मैग्नीट्यूड 3.793 एम्पियर और इसका एंगल आ गया 84.861 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। क्लियर है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करेंगे तो फेजर डायग्राम हो गया आएगा। नेक्स्ट
हम क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हमको इस ब्रांच में 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है और हमको इम्पीडेंस Z की वैल्यू फाइंड करना है, ये करंट I की वैल्यू फाइंड करना है, I1 की वैल्यू फाइंड करना है, अप्लाइड वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है और फेजर डायग्राम बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये कौन से कंडीशन में दिया हुआ क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो ये कंडीशन 1 में दिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ओम हेनरी फैरेड में दिया हुआ क्वेश्चन है। इसको मैं L1 ले लूँगा, इसको मैं L2 ले लूँगा, इसको मैं C ले लूँगा और हम इसका XL1, XL2 और XC कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर XL कैलकुलेट करने का फार्मूला 2πfL और XC कैलकुलेट करने का फार्मूला 1/2πfC है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको कितना रखना है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर मैं XL1 निकालूंगा तो वो हमारा आ रहा है 6 ओम। XL1 जो निकालूंगा वो आएगा 6 ओम। XL2 जो निकालूंगा वो आ रहा है 10 ओम और जो XC निकालेंगे वो आ रहा है 8 ओम। क्लियर है? तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके XL1, XL2 और XC कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया है। देन यहाँ पर XL1 की वैल्यू रखेंगे, XL के आगे प्लस लगाएंगे, प्लस 6j ओम। यहाँ पर XL2 प्लस 10j ओम और यहाँ पर XC की वैल्यू, XC के आगे माइनस लगेगा, -8j ओम। क्लियर है? अब हमारा यहाँ पर इसको मैं Z1 ले लिया, इसको मैं Z2 ले रहा हूँ और ये मैं Z3 ले लिया। तो जो Z1 की वैल्यू होगी वो होगी 5 + 6j ओम। जो Z2 की वैल्यू होगी वो होगी 7 - 8j ओम और जो Z3 की वैल्यू होगी वो होगी 8 + 10j ओम। नाउ हम Z कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस। तो Z1 और Z2 किस में है पैरेलल में और जो आ रहा है वो Z3 के साथ किस में सीरीज में। तो Z1 पैरेलल में Z2 और जो आएगा वो सीरीज में Z3। तो ये हो जाएगा Z1 × Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है Z1, Z2, Z3 की, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और कैलकुलेट करके पोलर फॉर्म में आंसर निकालेंगे। क्लियर? इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 18.533 एट एन एंगल 37.50 ओम। क्लियर है? ये हमारे Z की वैल्यू आ गई। अब हमको ये I निकालना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का फार्मूला देखेंगे तो I2 = टोटल इनकमिंग करंट। ये इसको मैं I2 ले रहा हूँ। तो I2 = टोटल इनकमिंग करंट I इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है Z1 + Z2। क्लियर है? यहाँ से हम I निकाल लेंगे। I आ जाएगा हमारा I2 × Z1 + Z2 डिवाइडेड बाय Z1। क्लियर है? यहाँ पर I2 की वैल्यू हमको गिवन है 10 एम्पियर और ये Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो हमारा जो इससे I1 की जो वैल्यू आ जाएगी, I की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15.576 एट एन एंगल -59.65 डिग्री एम्पियर। क्लियर है? अब हम I1 निकाल लेंगे, टोटल इनकमिंग करंट I इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 + Z2। अब हमारे पास इस I की वैल्यू यहाँ पे पता है, ये पूरा इस I की वैल्यू हो गई, ये I की वैल्यू और Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पता है। कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे।
नेक्स्ट ये I1 की वैल्यू जो आ रही है वो 13.610 एट एन एंगल -99 डिग्री इतना एम्पियर आ रही है। अब हम इस I1 और I2 को ऐड करके चेक कर लेंगे कि इस I के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो प्लस I1 प्लस I2 कर दिया इक्वल टू पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर इस I के बराबर आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ तक क्लियर है। अब हम V निकालते हैं। V इज इक्वल टू होता है I इंटू जेड। यहाँ पे I की वैल्यू हो गई 15.576 एट एन एंगल -59.65 और Z की वैल्यू हो गई ये इंटू 18.533 एट एन एंगल 37.50। क्लियर है? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हमको किसकी वैल्यू आ जाएगी? वोल्टेज V की वैल्यू। ये V की वैल्यू आ गई हमारी 288.67 एट एन एंगल -22.15 डिग्री वोल्ट। क्लियर है? अब हम पावर निकालेंगे P, टोटल पावर इस पूरे नेटवर्क का। ये आ जाएगा V का मॉड I का मॉड इंटू कॉस फाई। तो V का मॉड वैल्यू लेना है तो 288.67 इंटू I का मॉड वैल्यू लेना है तो आ जाएगा 15.576 इंटू कॉस पूरे नेटवर्क का थीटा जो होगा वो टोटल इम्पीडेंस का जो जेड आ रहा है 37.50। क्लियर? तो ये पावर आ जाएगा हमारा 3567.17 वाट। क्लियर है? अब हमको लास्ट में इसका फेज़र डायग्राम बनाना है। फेज़र डायग्राम हमेशा वोल्टेज और करंट के बीच खींचा जाता है। तो हमको इसमें I2 की वैल्यू 10 एम्पियर कुछ नहीं मतलब एंगल 0 एम्पियर दिया हुआ है। तो हमको इस I2, I1 और इस V को क्या करना है? फेज़र डायग्राम में दिखाना है। सो हम यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। फेज़र डायग्राम खींचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो I2 है वो 10 एट एन एंगल 0 है, मतलब हमारा जो रिफरेंस है वो हमको I2 को लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा I2 हो गया। I2 का मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 0। अब हमको I को रिप्रेजेंट करना है 15.576 एट एन एंगल -59। तो यहाँ पे आएगा ऐसा, ये हो गया हमारा I 15.576 एम्पियर और ये जो एंगल बनाएगा वो -59.65 डिग्री। अब जो I1 है वो 13.610 है और एट एन एंगल -99। तो ये यहाँ पर ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारा I1 की वैल्यू 13.610 और ये एंगल हमारा -99 डिग्री। अब हमको V को रिप्रेजेंट करना है। जो V है 288.67 और एट एन एंगल -22.15। तो ये यहाँ से ऐसा जाएगा। ये हमारा हो गया V का जो मैग्नीट्यूड है 288.67 वोल्ट और जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया हमारा -22.15 डिग्री। क्लियर है?